हे गाइस, आइए हम रामप्पा मंदिर पर एक नज़र डालते हैं जो कम से कम 800 साल पहले बनाया गया था। और इस वीडियो के अंत तक मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने आधुनिक तकनीक के समान ही एक बहुत ही उन्नत तकनीक का उपयोग किया होगा। आइए इस मंदिर के केंद्र में बनी छत पर एक नज़र डालते हैं। एक वर्ग में हम सैकड़ों भगवानों को देख सकते हैं और यदि आप जूम इन करते हैं और एक टॉर्च से देखते हैं तो हम उनमें से हर एक को पहचान सकते हैं। हर एक कोना एक कहानी कहता है। हम जटिल घुमावदार डिजाइनों की जांच नहीं करने जा रहे हैं जो कि 3D सिमेटिक पैटर्न की तरह दिखते हैं। हम उभरी हुई कलियों और केंद्र की सजावट को नहीं देखने जा रहे हैं जो कि बीच में बाहर लटक रहे हैं। हम केवल उन छोटी आकृतियों पर जूम करने जा रहे हैं जो 1 इंच से कम लंबाई की हैं। इस मंदिर पर मलिक काफूर नामक एक सेनापति ने आक्रमण किया था और उसने इनमें से कुछ आकृतियों को नष्ट कर दिया। लेकिन आकर्षक बात यह है कि उसके द्वारा आकृतियों को नष्ट करने के बाद आप स्पष्ट रूप से उनके पीछे X के चिन्ह को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक छोटी मूर्ति और उसके पीछे की सतह के बीच एक अंतर है। मूर्तियां बहुत ही छोटी हैं, 1 इंच से भी कम लंबी हैं, इसलिए मूर्ति और पृष्ठभूमि के बीच का अंतर मिलीमीटर में रहा होगा। तो किसी ने भी कैसे इस छोटे अंतराल के भीतर उनके पीछे इन X के निशानों को बनाया होगा। प्राचीन मशीनिंग तकनीक के बारे में भूल ही जाइए। हम आज भी इन X के निशानों को नहीं तराश सकते हैं क्योंकि आपके हाथों को अंदर डालने और उन्हें तराशने के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तक कि हम आधुनिक मशीनरी से भी ठोस चट्टान पर नक्काशी करने के लिए 2 मिलीमीटर जितनी जगह पर X के पैटर्न कैसे बना सकते हैं। हमें लेप्रोस्कोपी जैसे उन्नत सर्जिकल ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के समान लचीले ड्रिलिंग और पॉलिशिंग साधनों की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि अगर उन्हें पत्थर को पिघलाने वाली तकनीक से ढाला गया तब भी प्राचीन निर्माणकर्ताओं को सांचा या फ्रेम बनाने के लिए ही बहुत उन्नत उपकरण की आवश्यकता पड़ी होगी। लेकिन प्राचीन मशीनिंग तकनीक के अधिक चौंकाने वाले सबूत मौजूद हैं। इस मंदिर के चारों ओर मूर्तियों की एक श्रृंखला है और पहली नज़र में आपको लगता है कि वे बस आधुनिक मोम से बनी आकृतियां हैं जिन्हें बहुत प्रवीणता के साथ ढाला गया है। पुरातत्वविद इसकी पुष्टि करते हैं कि ये प्राचीन निर्माणकर्ताओं के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन इन संरचनाओं पर किसी उपकरण के चिन्ह नहीं हैं और ना ही कोई मानवीय त्रुटियां हैं। क्या उन्हें उच्च उत्कीर्णन तकनीक और चमकाने वाले उपकरणों का प्रयोग करके बनाया गया था, जैसा कि हम आज करते हैं? अब इन मूर्तियों के बारे में जो बात मुझे आश्चर्यजनक लग रही है वह ये नहीं है कि ये कितनी उत्तम हैं, बल्कि वो यह है कि ये अभी तक कैसे इस स्थान पर खड़ी हैं, जबकि एक शक्तिशाली भूकंप ने इस मंदिर को हिला दिया था। भूकंप ने इस मंदिर के कई ब्लॉक्स को खंडित कर दिया और मैंने पहले ही दिखाया है कि भूकंप कुशल निर्माताओं ने इस संरचना को भूकंपरोधी बनाया है। लेकिन ये मूर्तियां नीचे कैसे नहीं गिरीं? ये काले बसाल्ट से बनी विशिष्ट मूर्तियां हैं और यह एक कोण पर खड़ी हैं। वे अपने पीछे के सैंडस्टोन ब्लॉक से कैसे जुड़ी हुई हैं? आमतौर पर यह पता लगाना असंभव होता, लेकिन प्राचीन निर्माणकर्ता बेहद चतुर थे। वे जानते थे कि किसी दिन कोई उत्तर की तलाश में आएगा। यही कारण है कि उन्होंने एक छोटा प्रतिरूप बनाया, मंदिर का एक 3D मॉडल, और इसे मंदिर परिसर में ही रखा। और मुझे केवल इतना भर करना था कि उन स्थानों की पहचान करूं
जहां प्रतिमाएं रखी गई हों। इन आयताकार स्लॉट्स को यहाँ और उभरे हुए बेस को यहाँ देखें। यहीं पर मूर्तियां वास्तविक मंदिर में रखी गई हैं। अब हम समझ सकते हैं कि भूकंप के बाद भी ये मूर्तियां कैसे मजबूती से खड़ी हैं। इन मूर्तियों को स्लॉट्स पर फिट किया गया था ताकि वे नीचे ना गिरें। यह वास्तव में आकर्षक है, क्योंकि यदि हम छोटे मॉडल को देखें तो प्राचीन निर्माणकर्ताओं के लिए छोटी मूर्तियों को बनाना और उन्हें उपयुक्त स्थानों पर रखना आसान होता। लेकिन उन्होंने इन स्लॉट्स को खाली क्यों छोड़ दिया? यदि उन्होंने इन स्थानों पर छोटी मूर्तियां रखी होती तो ये स्लॉट्स दिखाई नहीं देते। उन्होंने इसे खाली छोड़ दिया ताकि हम आने वाली पीढ़ी यह समझ सकें कि मूर्तियों को उसकी जगह पर कैसे फिट किया गया था। क्या यह संभव है कि प्राचीन निर्माणकर्ता हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने वास्तव में इन मंदिरों का निर्माण कैसे किया? यहाँ एक और चीज है जिसे मैंने पूरी तरह से नहीं समझा है, वो है प्राचीन भूकंप रोधक तकनीक। प्लिंथ बीम नामक ये आयताकार ब्लॉक्स जमीन के ऊपर कैसे आए? कंक्रीट से बनी आधुनिक इमारतों में प्लिंथ बीम भूकंप को सहने की कोशिश करेंगे और किसी शक्तिशाली भूकंप के मामले में, जैसा कि यहाँ हुआ था, पूरी संरचना ध्वस्त हो जाती। लेकिन इस मंदिर में ऐसा नहीं हुआ। जब भूकंप आया तो खंबे के नीचे से प्लिंथ बीम बाहर निकल आया और मंदिर को टूटने से बचा लिया। तो इन स्तंभों पर प्लिंथ बीम कैसे लगाए गए थे? इसका जवाब छोटे मॉडल में है। खंबे के निचले स्तर पर आप उकेरे गए छोटे स्लॉट को देख सकते हैं। यही वह जगह है जहां प्लिंथ बीम डाले गए थे। इस तरह का बुनियादी स्लॉट ना तो बहुत टाइट होता है और ना ही बहुत ढीला। जब शक्तिशाली भूकंप आएगा तब खंबे से प्लिंथ बीम बाहर निकल जाएगा और प्लिंथ बीम टूट जाएगा, जिससे मंदिर ढहने से बच जाएगा। यदि उनका निर्माण आधुनिक कंक्रीट संरचनाओं की तरह कठोर किया गया होता तो पूरा मंदिर ढह जाता। हम देख सकते हैं कि प्राचीन निर्माणकर्ता उन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं जो कि हमें चकित करते हैं। लेकिन छत पर इन बहुत छोटी मूर्तियों के पीछे इस्तेमाल किए जाने औजारों औजारों के बारे में क्या? इस मंदिर में कुछ असाधारण ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। यहाँ ऐसे छेद हैं जो केवल कुछ मिलीमीटर चौड़े हैं। आप केवल सुई की तरह एक सीधी वस्तु के माध्यम से एक लचीला धागा इसके आर पार कर सकते हैं। इन छोटे छेदों को छेनी से नहीं बनाया जा सकता, विशेषकर बसॉल्ट जैसी कठोर चट्टान पर। उन्होंने निश्चित रूप से आधुनिक ड्रिलिंग उपकरण जैसे उन्नत तकनीक का उपयोग किया होगा। यदि प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने ऐसे उन्नत उपकरणों का उपयोग किया था तो क्या वे उन्हें प्रतिरूप पर भी नहीं दिखाएंगे? यहाँ हम उल्लेखनीय रूप से कुछ आधुनिक ड्रिलिंग बिट के समान देख सकते हैं। यह नक्काशी आज उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण के समान दिखती है। इस उपकरण को स्टेप ड्रिल बिट कहा जाता है और इसके एक सामान्य ड्रिल बिट से कई ज्यादा फायदे हैं। यदि आप इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं तो दोनों के पास एक ही जैसा शंक्वाकार सिर है जिसमें क्षैतिज रेखाएं हैं जिन्हें स्टेप कहा जाता है, और दोनों के बीच में एक वर्टिकल खांचा भी है। लेकिन यह नक्काशी का निचला हिस्सा है जो पुष्टि करता है कि यह एक टूल बिट है। आज हमारे टूल बिट्स के आधार पर एक हेक्सागोनल स्टॉपर होता है जो चक में लॉक करने के लिए है और इससे ये फिसलता नहीं है। इसके शीर्ष पर एक बेलनाकार नाली भी है। 800 साल पुरानी यह आकृति ठीक उसी चीज को दर्शाती है, सिवाय इसके कि इसमें चक में ताला लगाने के लिए वर्गाकार आधार है और वैसे ही बेलनाकार नाली है।
क्या प्राचीन निर्माणकर्ता हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उन्नत टूल बिट्स का उपयोग कर रहे थे, जैसे कि हम आज करते हैं? यदि ये नक्काशी उपकरणों की नहीं है, तो वे और क्या हो सकते हैं? हम देख सकते हैं कि प्रतिरूप और वास्तविक मंदिर के बीच बाकी सब कुछ समान है। यहाँ हम प्रतिरूप में एक छोटे बैल को देख सकते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा बैल भी है। हम यहाँ छोटे स्तंभों को देख सकते हैं। हम मंदिर में बड़े स्तंभों को भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हम इस प्रतिरूप में दिखाई गई सभी चीजों को मंदिर में बड़े पैमाने पर बना हुआ देख सकते हैं, लेकिन हम मंदिर में कहीं भी इन बड़े पैमाने पर बनी बड़ी ड्रिल बिट्स जैसी संरचनाओं को नहीं देखते हैं। अगर वे वास्तविक मंदिर में कहीं भी मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने उसे छोटे प्रतिरूप में क्यों उकेरा? क्या वे केवल इस बात का पता लगाने के लिए हमारे लिए सुराग छोड़ गए थे कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? शायद असली सबूत वारंगल किले में पाए जा सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 40 मील दूर है। यहाँ हिंदू देवताओं की नक्काशी है, लेकिन उनके हाथों में देखिए, उन्हें ऐसे ही ड्रिल बिट्स पकड़े हुए दिखाया गया है। कई हिंदू मंदिरों में भगवान को इन उपकरणों के केवल सिर को पकड़े हुए दिखाया गया है, और कुछ लोगों का मानना है कि यह एक देवदार के कोन या फिर मकई को दर्शाता है। लेकिन इन नक्काशियों में हम देख सकते हैं कि देवताओं को लंबे आधार के साथ पूरे उपकरण को पकड़ा हुआ दिखाया गया है। यह पुष्टि करता है कि यह निश्चित रूप से प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। यदि प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने ड्रिलिंग मशीन जैसे उच्च तकनीक उपकरणों का प्रयोग किया था, तो शायद यह तकनीक इन स्तंभों के रहस्य की व्याख्या कर पाएगी। मंदिर के इन खंभों का कोई मतलब नहीं निकलता है। खंभों के कुछ हिस्से ऐसे दिखते हैं जैसे कि उन्हें ढाला गया हो। उसी स्तंभ के अन्य भाग ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें मजबूत उपकरणों से तैयार किया गया हो। पत्थर के एक ठोस ब्लॉक से बना एक स्तंभ दो पूरी तरह से भिन्न प्रकार या प्रक्रियाएं कैसे दिखा सकता है? और यहाँ कुछ और भी ज्यादा भ्रमित करने वाला है। आप देख सकते हैं कि खंभे शीर्ष भाग पर थोड़ा मुड़े हुए हैं। जब भूकंप आया तो वास्तव में यह स्तंभ अपने आकार से थोड़ा मुड़ गया। ये बसाल्ट से बने हैं, जो कि बहुत कठोर भंगुर चट्टान है। चट्टानें टूटती हैं, वे प्लास्टिक की तरह मुड़ती नहीं हैं। तो इन मुड़ने वाले स्तंभों का रहस्य क्या है? चलिए आखिरी बार इस छोटे प्रतिरूप को वापस देखते हैं। और इन छोटे खंभों को यहाँ उकेरा गया है और वे वास्तविक खंभों से डिजाइन में समान हैं। यहाँ तक कि उनके पास ये सीधे स्लॉट्स और घुमावदार स्लॉट्स भी हैं। इसलिए हम जानते हैं कि ये वही खंभे हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ बहुत ही अजीब देख सकते हैं। यहाँ त्रिकोणीय निशान हैं, जो निचले हिस्से के आयताकार टुकड़े को ऊपर के बेलनाकार टुकड़े से जोड़ते हैं। आज इंजीनियर एक प्रकार के ज्वाइंट का उपयोग करते हैं, जिसे टेपर ज्वाइंट कहा जाता है। यह एक बहुत मजबूत ज्वाइंट माना जाता है। दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए एक भाग एक पतले निकले हुए भाग के साथ बनाया जाता है और दूसरे भाग में एक पतला छेद होता है, और इन दोनों भागों को बल द्वारा जोड़ा जाता है और बाद में उन्हें अलग करना लगभग असंभव होगा। क्या यह संभव है कि ये शंक्वाकार प्रतीक टेपर ज्वाइंट को दर्शाते हैं? यह दिखाने के लिए कि इन दो अलग अलग पत्थर के ब्लॉक्स को एक खंभा बनाने के लिए एक साथ जोड़ा गया था। क्या नीचे के पत्थर में एक पतला निकला हुआ हिस्सा है और ऊपर के पत्थर में एक पतला छेद है? यह सिद्धांत अच्छी तरह से इस बात का विवरण देता है कि खंभे शीर्ष पर मुड़े हुए क्यों दिखते हैं। एक पत्थर से बने हुए खंभे टूट जाते, लेकिन ये खंभे कई ब्लॉक से बनाए गए होंगे
और टेपर जोड़ों के साथ जोड़े गए होंगे। यही वजह है कि वे मुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक खंभा बनाने के लिए कई ब्लॉक्स को टेपर जॉइनिंग से एक साथ जोड़ने का पूरा विचार सिर्फ एक सिद्धांत है। इसे सचमुच में साबित करने के लिए मुझे 8 फीट ऊपर चढ़ना होगा और इन खंभों की जांच करनी होगी, यह देखने के लिए कि क्या वे वास्तव में कई ब्लॉक से बने हैं। और पुरातत्व विभाग ने मुझे इन खंभों की जांच करने की अनुमति देने से मना कर दिया है। लेकिन मुझे वास्तव में पता लगाना था। और आसपास कुछ परित्यक्त प्राचीन मंदिर हैं जिनकी देखभाल पुरातत्व विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। मेरा मतलब है कि कोई इन मंदिरों में प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए मैंने भूमिगत मंदिर नामक एक मंदिर में जाने का फैसला किया जिसे उसी समय के आसपास बनाया गया था। लेकिन हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि क्या ये खंभे एक ठोस टुकड़े से बने हैं या उन्हें विभिन्न ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया गया है। और मुझे वही मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। शीर्ष पर बना जोड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और आप देख सकते हैं कि भूकंप आने पर यह थोड़ा सा विस्थापित हो गया है। यदि आप अंदर देखते हैं तो आप यह भी देख सकते हैं कि ये 2 पत्थर के ब्लॉक्स कैसे जुड़े हैं। नीचे वाले पत्थर पर एक उभरा हुआ टुकड़ा है जो कि शीर्ष के पत्थर पर बने छेद के अंदर फिट हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वही तकनीक थी जिसका उपयोग रामप्पा मंदिर के खंभों में किया गया था। मुझे लगता है कि कई शताब्दियों में पहली बार हम वास्तव में यह समझने लगे हैं कि प्राचीन निर्माणकर्ता क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने हमें अपनी तकनीक के बारे में सिखाने के लिए इन उपकरणों, जोड़ों और स्लॉट्स के प्रतीकों को रखा है और मुझे लगता है कि हमने इन प्रतीकों को सफलतापूर्वक डिकोड किया है। आप क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।